और आप जानते हैं कि कैपेक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होता है। इससे देश की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनेकों सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन भी होती है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण, देश के टियर 2, टियर 3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का निर्माण और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ऐसे बजट अनाउंसमेंट सही मायने में युवाओं पर, देश के फ्यूचर पर ये इन्वेस्टमेंट है। साथियों, बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर, उसको हमने प्रमोट किया। आज देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और ये डाइवर्स सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया। देश में रिस्क टेकिंग कल्चर को पुरस्कृत करने का भाव जगाया और परिणाम हमारे सामने है। इस साल का बजट हमारी इसी प्राथमिकता को और मजबूत करता है। विशेष तौर पर बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे सेक्टर के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। साथियों, आज जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ी है तो हम राज्यों को भी उतना ही ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 2004 से 2014, 10 साल, इस दरमियान राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए, 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही मिले थे 4 से 14 तक, जबकि 2014 से लेकर 2025 तक राज्यों को 84 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगर मैं इस साल बजट में प्रस्तावित लगभग 14 लाख करोड़ का आंकड़ा और जोड़ दूं तो हमारी सरकार में राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन के करीब करीब 100 लाख करोड़ रुपए मिलने तय हुए हैं। ये राशि केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग राज्य सरकारों को मिली है ताकि वो अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके। साथियों, आजकल आप लोग भारत के एफटीएस यानी फ्री ट्रेड डील्स पर काफी चर्चा कर रहे हैं और मैं यहां एंटर हुआ, वहीं से शुरू हो गए लोग। दुनिया भर में इसका एनालिसिस हो रहा है, लेकिन मैं आज इसका एक और इंटरेस्टिंग एंगल आपको बताता हूं। मीडिया को जो चाहिए वो तो इसमें नहीं होगा शायद, लेकिन हो सकता है कुछ काम में आ जाए। और मैं पक्का मानता हूं जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आपने भी इसके बारे में विचार नहीं किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतने सारे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड डील्स हो रहे हैं, क्या यही काम 2014 से पहले क्यों नहीं हो पाए? देश वही, युवा शक्ति वही, सरकारी सिस्टम वही, तो बदला क्या? बदलाव सरकार के विजन में आया है, नीति और नीयत में बदलाव आया है, भारत के सामर्थ्य में बदलाव आया है। साथियों, आप जरा सोचिए,
फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जब थी तब कौन हमारे साथ डील करता? गांव में भी गरीब की बेटी को कोई रईस के परिवार वाला शादी करता है क्या? वो उसको छोटा मानता है। हमारा भी यही हाल था भाई दुनिया में। जब देश पॉलिसी पैरालिसिस से घिरा था, चारों तरफ घोटाले और घपले थे, तब कौन भारत पर भरोसा कर पाता? 2014 से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग का बेस बहुत कमजोर था और जिसके कारण पहले की सरकारें भी डरती थी। एक तो कोई आता नहीं था और जरा से भी कोई कोशिश करे तो ये लोग भी डरते थे। और डर ये था कि अगर विकसित देशों के साथ डील हो गई तो वो हमारे बाजार पर कब्जा कर लेंगे, वो यहां अपने प्रोडक्ट डंप करने लगेंगे। हताशा, निराशा के उस माहौल में 2014 से पहले यूपीए सरकार सिर्फ 4 देशों के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कर पाई थी, जबकि बीते दशक में भारत ने जो ट्रेड डील्स की है उसमें दुनिया के 38 कंट्री कवर होते हैं। 38 कंट्री। और ये दुनिया के अलग अलग रीजन्स में है। आज हम इसलिए दुनिया के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए तैयार है। बीते 11 वर्षों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम देश में विकसित किया है। इसलिए आज भारत समर्थ है, सशक्त है और इसलिए दुनिया भी हम पर भरोसा करती है। यही बदलाव हमारी ट्रेड पॉलिसी में आए, पैराडाइम शिफ्ट का आधार बने और यही पैराडाइम शिफ्ट विकसित भारत की हमारा यात्रा का अनिवार्य स्तंभ बना है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर नागरिक को विकास में सहभागी बनाते हुए कार्य कर रही है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, हम उसके विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले की सरकारों ने दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ घोषणाएं की। हम भी उसी रास्ते को जारी रख सकते थे, लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है। आप में से शायद जो बातें मैं बता रहा हूं, आप जिस लेवल के लोग हैं शायद उसमें फिट नहीं बैठती होगी। हमारे दिव्यांगजनों के लिए जैसे हमारे यहां लैंग्वेज में बिखराव है ना, साइन लैंग्वेज का भी वही हाल था जी। तमिलनाडु में जाओ तो एक साइन लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश में जाओ तो दूसरी, गुजरात में जाओ तो तीसरी, असम में जाओ तो चौथी। अगर यहां का दिव्यांग आसाम गया तो बेचारा समझ ही नहीं पाता था। अभी कोई बड़ा काम तो नहीं था। अगर संवेदनशील सरकार होती है ना तो उसको एक काम छोटा नहीं लगता है। और देश ने पहली बार इंडियन साइन लैंग्वेज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, कॉमन किया, व्यवस्था बनाई। ऐसे ही देश की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कब से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमने उनके लिए भी कानून बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का कवच दिया है।
बीते दशक में ही देश की करोड़ों बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति मिली। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पक्का हुआ। साथियों, आज सरकारी मशीनरी की सोच भी बदली है, उसमें संवेदनशीलता आई है। सोच का अंतर क्या होता है, ये हम जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने वाली स्कीम में भी देखते हैं। विपक्ष के कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कुछ अखबारों में जरा छपता भी ज्यादा है। विपक्ष मजाक उड़ाता है कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल ही गए हैं तो उनको मुफ्त राशन क्यों मिलता है। अजीबोगरीब सवाल है। अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में गए और अब अस्पताल से आपको छुट्टी मिली तो भी डॉक्टर कहता है कि 7 दिन तक ये संभालना, 15 दिन तक ये संभालना, कहता है कि नहीं कहता है। गरीबी से बाहर निकले हैं, लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि निकले हैं तो फिर अनाज क्यों देते हो। ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ये नहीं सोचते कि सिर्फ गरीबी से बाहर निकलना काफी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति न्यू मिडिल क्लास में आया है वो फिर गरीबी के चंगुल में न फंस जाए, ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इसलिए उसे आज अनाज मुफ्त की सुविधा मिल रही है, आवश्यक है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे गरीब और न्यू मिडिल क्लास को बहुत बड़ा संबल मिला है। साथियों, सोच का एक और फर्क हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है। 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, किसने देखा। हम रहे या न रहे उससे हमारा लेना देना क्या है। अब देखिए, ये सोच है और ये बड़े बड़े लोगों की सोच है, ये कोई मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं। साथियों, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, काला पानी की सजाएं पड़ी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाए, तो सोचिए क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या। जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है, हर नीति देश के लिए बनती है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्जवल रहे। मैं आज अपनी आज बो रहा हूं क्योंकि कल पीढ़ी को फल खाने को मौका मिले। साथियों,
दुनिया को अब डिसरप्शन के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा। समय के साथ इनके नेचर में बदलाव आएगा, लेकिन ये तय है कि अब व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदलेगी। एआई से जो डिसरप्शन हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में एआई और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। भारत इसके लिए भी तैयार है। कुछ ही दिनों में भारत में